अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए ना, ये सब मैं कर लूंगी। निशा ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी सास कमला जी जमीन पर बैठी थी, हाथ में पोछे का कपड़ा और पास में पानी की बाल्टी। उनका चेहरा पसीने से भीगा था और उम्र की लकीरें और गहरी हो गई थी। कमला जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू तो वैसे भी दिन भर काम में लगी रहती है, मैंने सोचा थोड़ा तेरा हाथ बटा दूं। तू भी तो थक जाती होगी ना। निशा ने तुरंत झुककर बाल्टी का हैंडल और झाड़ू उनके हाथ से ले ली और एक कोने में रखते हुए धीमे से बोली, माँ जी, ये सब मेरा काम है। लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में सास जमीन पर बैठकर घर का पोछा लगा रही है। कैसी बहू है जो अपनी सास से बुढ़ापे में ये सब करवा रही है? कमला जी हंसी, मगर उस हंसी में एक थकावट छुपी थी। तू क्यों लोगों की परवाह करती है बहू? तू तो मेरे लिए बेटी जैसी है। घर मेरा भी है और काम भी तो अपना ही है। निशा की आंखों में नमी सी उतर आई। आपकी बेटी होती तो क्या आपको ऐसे जमीन पर बैठने देती? कमला जी कुछ नहीं बोली, सिर्फ निशा का हाथ पकड़ लिया हल्के से स्नेह से। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बोलने की जरूरत नहीं होती, स्पर्श ही सब कह देता है। थोड़ी देर बाद निशा ने रसोई से आवाज लगाई, माँ जी, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े तैयार हैं, बस लेकर आ रही हूँ। कमला जी सोफे पर बैठी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी कुछ बोलती तभी निशा प्लेट थामे रसोई से बाहर आई और बोली, मैं देखती हूँ माँ जी। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी मोहल्ले की चिर परिचित और हर बात में रस लेने वाली कमू आंटी। साड़ी कंधे से फिसली हुई, एक हाथ में थैला और चेहरे पर वही रोज वाली जिज्ञासु मुस्कान। अरे कमला बहन, क्या बात है? आज तो बड़ी खुश दिख रही हो। कमू आंटी ने अंदर कदम रखते हुए कहा। कमला जी बोली, अरे आओ कमू, नाश्ते का टाइम है, पकोड़े बने हैं, चाय भी गर्म है। कमू आंटी ने एक नज़र निशा पर डाली, जो अब ट्रे में चाय और पकोड़े लेकर आ रही थी। उसकी सलीके से साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। कमू आंटी ने झट से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी कमला बहन, तेरी बहू जैसी तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं। आज की लड़कियां तो बस मोबाइल और मेकअप में लगी रहती हैं, और इधर देखो घर संभाले, तुम्हारी सेवा करे। ऊपर से पकोड़े भी ऐसे बनाए हैं कि मन करे सारा प्लेट अकेले ही खा जाऊं। कमला जी ने प्यार से निशा की ओर देखा और बोली, हाँ कमू, सच कहूं तो ऊपर वाले ने मेरी झोली में सच में हीरा डाल दिया है। कमू आंटी ने चाय का घूंट लिया और फिर आंखें बड़ी करते हुए बोली, और जानती हो मेरी बहू ने आज क्या किया? कमला जी और निशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। कमू आंटी का किस्सा चालू हो गया था, लेकिन इस बार वह किस्सा भी चाय और पकोड़ों के साथ रिश्तों की मिठास में भीगा हुआ था। लेकिन जहां पूरा दिन घर में प्यार और अपनापन महसूस होता था, वहीं शाम होते होते सब कुछ बदल जाता था। जैसे ही सूरज डूबता, उस घर की रोशनी के साथ साथ वहां का सुकून भी धीरे धीरे बुझने लगता। आखिर क्या था ऐसा? चलिए जानते हैं। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था, लेकिन कमला जी और निशा की आंखों में एक अजीब सा डर दिखने लगा था। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजे के बाहर गाड़ी की तेज आवाज आई। निशा ने रसोई में रखा तवा का गैस बंद किया। कमला जी ने छत की तरफ देखा, जैसे ऊपर वाले से दुआ मांग रही हो, आज कुछ ना हो। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने राकेश था, हाथ में ऑफिस बैग लटकाए, लेकिन चेहरे पर वही थकान और आंखों में वही नशे का लाल डोरा। उसके मुंह से फिर वही तीखी शराब की बदबू आ रही थी, जो अब इस घर के हर कोने में जैसे बस चुकी थी। कमला जी रसोई की तरफ मुड़ी, लेकिन उनकी चाल में अब वो तेजी नहीं रही। जैसे ये रोज का नजारा हो, अब आदत सी हो गई थी। निशा भी राकेश को देखकर समझ गई कि आज भी वही होगा जो हर दिन होता है। राकेश सीधा आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया, सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली, लेकिन माथे की शिकने और बंद मुट्ठियां बता रही थी
कि भीतर कहीं कुछ उबल रहा है। निशा धीरे से उसके पास आई। नरम आवाज में बोली, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। राकेश ने आंखें खोली और झुंझलाकर बोला, नहीं खाना, आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जाकर मेरे लिए मेरा ग्लास लेकर आ। निशा सक्का गई। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी राकेश ने ऊंची आवाज में चीख कर कहा, अब मुंह क्या देख रही है? कहा ना लेकर आ। कमला जी ने अपनी नजरें झुका ली। वो जानती थी कि अब जो होगा उसे सिर्फ सहा जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। निशा कांपती हुई धीरे धीरे गैलरी की ओर बढ़ी, जहां एक पुराना कैबिनेट था। उसी में वह कांच का गिलास रखा रहता था, जिसमें राकेश हर रोज पीता था। कमला जी वही कोने में खामोश खड़ी सब देख रही थी। उनका चेहरा कुछ पल के लिए पत्थर सा हो गया था। बेटे की ये हालत उन्हें भीतर तक तोड़ देती थी, और सबसे ज्यादा चुभता था राकेश का वह व्यवहार, जो अब इज्जत और रिश्ते की सीमाएं लांघ चुका था। उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी, गुस्सा था, पीड़ा थी और बेबसी भी। कैसे बना दिया है इसने खुद को? क्या इसी दिन के लिए पाला था इसे? कमला जी के मन में लहरें उठ रही थी। कुछ कहूं भी तो क्या? एक शब्द कहा नहीं कि घर में हंगामा मच जाएगा, और अगर चुप रहूं तो ये सब यूं ही चलता रहेगा। उनकी आंखें धीरे धीरे नमी से भरने लगी। उनका बेटा अब वो राकेश नहीं रहा था, जिसे उन्होंने दूध की हर बूंद में संस्कार घोलकर पाला था। अब जब देखो शराब, गुस्सा, चीख और सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि इस सब का सामना उनकी बहू निशा को करना पड़ता था। कमला जी का हाथ बेख्तियार दरवाजे की चौखट पर जा पड़ा। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबान बंद हो चुकी थी। उन्होंने बस एक नजरें झुकाए खड़ी निशा पर डाली। निशा भी उस नजर को समझ रही थी। वह नजर जिसमें माँ का अफसोस था, माँ की माफी थी और माँ की मजबूरी भी। जो बेटा कभी गोदी में बैठकर माँ से कहता था, माँ मैं कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, वही आज हर रोज आंखों में आंसू दे जाता है। कमला जी ने धीरे से मुड़कर रसोई की ओर कदम बढ़ा दिए। बाहर से सब शांत था, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरे घर में फैल चुका था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अब और भी साफ सुनाई देने लगी थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी में निशा चुपचाप लेटी थी, आंखें बंद किए हुए, लेकिन नींद कोसों दूर थी। अभी वो थोड़ी ही देर पहले करवट लेकर सोने की कोशिश कर ही रही थी कि बगल से शराब की तेज बदबू के साथ राकेश ने एक गहरी कराह के साथ करवट बदली। उसकी निगाहें सीधे निशा पर पड़ी। निशा की सांस थमसी गई। उसने आंखें बंद ही रखी, लेकिन उसकी रूह तक कांप गई। वो जानती थी अब जो होने वाला है वो हर रात की तरह सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक तकलीफ भी देने वाला है। राकेश ने अपने भारी हाथ से उसका कंधा झिंझोड़ते हुए धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, सोने का नाटक मत कर, आज तो तुझसे बात करनी है। निशा अब पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन उसकी जुबान तालू से चिपकी रही। मैंने कहा उठ। राकेश की आवाज अब और ऊंची थी। निशा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो अब होगा वो उसको सिर्फ दर्द देगा। कमरे के बाहर बैठी कमला जी ने सब कुछ सुन लिया। वो रोज की तरह फिर सहम गई। उनका दिल कांप उठा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? कमरे की दीवारें तो हर रात उनके बेटे के हैवान बन जाने का सबूत बन चुकी थी, लेकिन माँ का दिल रोज रोज और भी टूटता जा रहा था। कमला जी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रात का अंधेरा और गहरा हो चला था। निशा की चीखें एक बार फिर दीवारों में दबा दी गई, और कमला जी की मजबूरी फिर से चुपचाप कोने में बैठी रो रही थी। दोस्तों, निशा की तकलीफ, कमला जी की मजबूरी, ये सिर्फ कहानी नहीं है। यह उन अनकही सच्चाइयों की झलक है जो कई घरों में चुपचाप जी जाती है। सुबह की हल्की हल्की रोशनी आंगन में उतर चुकी थी। ठंडी हवा में तुलसी के पत्तों की खुशबू फैली थी। कमला जी सिर पर पल्लू रखे हाथ जोड़े तुलसी के सामने दिया जला रही थी। आंखें बंद थी, पर चेहरा रात की बेचैनी से थकात का सा लग रहा था।
उधर रसोई में निशा जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लगी थी। गैस पर चाय चढ़ी हुई थी और टोस्टर में ब्रेड सिक रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव था, लेकिन फिर भी अपने काम में पूरी तरह जुटी थी। तभी अंदर से राकेश की आवाज गूंज पड़ी, अरे कोई है इस घर में? चाय भी मिलेगी कि नहीं आज? जब देखो पता नहीं कहाँ बिजी रहती है ये औरतें। पति सुबह से बैठा है और बिना कहे चाय तक नसीब नहीं। निशा ने एक लंबी सांस ली, चाय कप में डाली, ब्रेड टोस्ट प्लेट में सजाया और जल्दी से ट्रे में रखकर बरामदे की ओर बढ़ी। लीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर वो कमला जी की तरफ मुड़ी और स्नेह से बोली, माँ जी आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। वैसे भी आपने रात को कुछ खाया नहीं था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राकेश का चेहरा तमतमा उठा। ट्रे से कप उठाता हुआ वो गुस्से में बड़बड़ाया, अच्छा अब तुम मुझे सुनाओगी? ये कह रही हो कि मेरी वजह से माँ ने खाना नहीं खाया? निशा घबरा गई, उसका गला सूख गया। उसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। चुप, राकेश ने तीखे लहजे में कहा, अब तुम मेरे और माँ के रिश्ते में जहर घोल रही हो। धीरे धीरे मेरी माँ को मुझसे दूर कर रही हो ना? कमला जी ने एक पल को आंखें बंद की। उनकी उंगलियां, जो अभी तक पूजा की माला पर चल रही थी, अब थम चुकी थी। दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था, लेकिन चेहरा शांत बनाए रखा। उनका मन चीख उठा, हे तुलसी मैया, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दो। निशा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू रोक लिए। शायद वो आंसू अब उसकी आंखों के नहीं, उसकी आत्मा के हिस्से बन चुके थे। राकेश ने तेजी से नाश्ता खत्म किया और बिना किसी से कुछ कहे बैग उठाकर गुस्से में घर से निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसके जाते ही जैसे घर की दीवारों ने एक लंबी सांस ली हो। बरामदे में कुछ पल के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। कमला जी अब भी तुलसी के पास बैठी थी, लेकिन इस बार हाथ में माला नहीं थी। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ थी और दिल निशा की तरफ। निशा ने रसोई समेट ली थी और अब धीरे धीरे बाहर आई। उसकी चाल में थकान नहीं पर एक बोझ था। वो चुपचाप आकर अपनी सास के पास बैठ गई। कमला जी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, कितना सहती है तू? निशा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। क्या करूँ माँ जी? घर तो चलाना ही है। कमला जी की आंखें भर आई। वो आगे खिसक कर निशा के पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तू मेरी बहू नहीं है, बेटी है, और बेटी की तकलीफ माँ से देखी नहीं जाती। निशा की आंखों में पहली बार कोई नमी तैरती दिखी, लेकिन उसने अपनी आंखें नीची रखी और बोली, मैं जानती हूँ अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो घर टूट जाएगा माँ जी। मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं और टूटे। कमला जी ने उसके सर पर हाथ फेरा। टूटी तो मैं कब की हूँ बेटा, लेकिन हाँ अब इस टूटन को सहने की आदत हो गई है। सिर्फ एक बात कहूँ, जब तक मैं हूँ तू अकेली नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद कमला जी की आवाज फिर से कांपी। बेटा तुझे इस हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल रोता है। मेरा मन करता है तू सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जा, अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, पर मैं अपनी बहू को रोज रोज डर और अपमान में जीते नहीं देख सकती। निशा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उनमें एक गहराई थी। वो माँ की ओर मुड़ी और धीमे स्वर में बोली, माँ अगर मैं चली गई तो आपको कौन देखेगा? आपने हमेशा मुझे बहू नहीं बेटी माना है, तो क्या एक बेटी अपनी माँ को अकेला छोड़ सकती है? कमला जी का गला भर आया। निशा ने अपनी बात जारी रखी। और रही बात राकेश की, अगर इनकी ये शराब की आदत छूट जाए तो शायद सब ठीक हो सकता है। फिर देखना हमारा घर भी एक दिन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बहू के मुंह से इतना संयम, इतनी आशा और स्नेह की बात सुनकर कमला जी का मन भर आया। वो खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। कमला जी ने निशा को सीने से लगा लिया। तेरा ये विश्वास ही मेरी ताकत है बेटा, और जब तक तू साथ है मैं कभी हार नहीं मानूंगी। बरामदे की वो सुबह अब सन्नाटे की नहीं थी। अब वहां सास और बहू की नजरों में एक नया हौसला पल रहा था। निशा के अंदर एक दर्द था,
लेकिन उस दर्द में अब अकेलापन नहीं था। कमला जी का साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कुछ दिन बाद छत पर हल्की सी धूप फैली हुई थी। कपड़ों की रस्सी पर सफेद, पीले और नीले रंग के सूखे कपड़े हवा में लहराते हुए कुछ कह रहे थे। निशा एक एक करके कपड़े उतार रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी मुस्कान भी थी। शायद इसलिए कि आज वह कुछ देर के लिए ही सही अपने मन का कुछ कर पाएगी। तभी सामने की छत पर बिमला आंटी की बहू सुमन नजर आई। उसके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर हमेशा की तरह एक ताजा मुस्कान। निशा कैसी हो? सुमन ने आवाज लगाई। निशा ने सर उठाया। मैं ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ? मैं भी ठीक। सुनो, आज मेरे साथ मार्केट चलेगी। कुछ जरूरी सामान लेना है और तू जानती है ना, हमारे यहाँ की संडे मार्केट का जवाब नहीं। निशा हंसी, पहली बार पूरे दिल से। ये तो सही कहा तुमने, सामान तो मुझे भी लेना था। फिर उसने थोड़ी देर सोचा, एक नज़र नीचे आंगन की ओर डाली और बोली, ठीक है चलूंगी, लेकिन शाम होने से पहले घर लौटना होगा। सुमन मुस्कुराई। हाँ जल्दी आ जाएंगे। मुझे भी पता है आज संडे है और आज तो राकेश जी की छुट्टी है ना। उसने हल्के से मजाक किया। निशा भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भारीपन था। जैसे ही वो नीचे आई, सामने राकेश को खड़ा देखकर वो सहम गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज मार्केट जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है। क्या मैं जा सकती हूँ? राकेश ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर बोला, ठीक है पर ज्यादा देर मत करना, जल्दी वापस आ जाना। निशा को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी झलक उठी। वो भागती हुई कमला जी के पास गई और बोली, माँ जी मैं आज मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना हो तो बता दीजिए। कमला जी ने उसकी आंखों की चमक देखी और प्यार से बोली, नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। निशा के जाते ही राकेश धीरे धीरे माँ के कमरे में गया, हाथ में 2 कप चाय। माँ आज आपका बेटा आपके लिए चाय बनाकर लाया है। कमला जी हैरान रह गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा अगर तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो समझ ले कि तू आधा रास्ता पार कर चुका है। शाम को जब निशा लौटी तो दरवाजे पर राकेश खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, अपनापन था। उसने बैग लिया और कहा, तुम थक गई होगी, अंदर आओ। निशा और कमला जी दोनों हैरान थीं। कुछ देर बाद राकेश ने निशा से कहा, माफ कर दो, मैं अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। घर का माहौल बदलने लगा। रसोई में हंसी, आंगन में सुकून और दिलों में उम्मीद लौट आई। लेकिन रात को जब निशा बिस्तर पर लेटी, उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या ये बदलाव सच्चा है या तूफान से पहले की खामोशी? सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। घर में शांति थी। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज गरम पराठे मिलेंगे ना? सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही हो। राकेश ऑफिस जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी ने दरवाजा खोला। सामने कोरियर वाला था। मैडम जी आपके नाम एक कोरियर है। कोरियर में एक लिफाफा था, जिसमें उनकी छोटी बहन सुधा का खत था। कमला जी ने धीरे धीरे चश्मा पहना और खत पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, दीदी बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, घर में मन नहीं लगता, इस बार जरा 2-3 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, साथ में मंदिर चलेंगे, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कमला जी ने खत जैसे ही पढ़ा राकेश पास आया। किसका खत है माँ? तेरी मासी सुधा का है, कह रही है कि उनके पास आ जाऊं कुछ दिन के लिए। राकेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो इसमें सोचने की क्या बात है माँ, आप चली जाओ। वैसे भी आप बहुत दिन से कहीं गई नहीं हैं। घर की जिम्मेदारी अब निशा संभाल ही लेती है, आप बस निश्चिंत होकर घूमें। कमला जी थोड़ी हिचकिचाई, पर बेटा तू और निशा अकेले कैसे रहोगे? अरे माँ, राकेश ने बीच में ही कहा, अब हम बच्चे नहीं रहे और मैं चाहता हूँ कि आप जरा सुकून लें। कल की ही ट्रेन से भेज देता हूँ, टिकट बुक करवाकर। कमला जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा है तो चली जाऊंगी कुछ दिन के लिए। माँ, मैं आज ऑफिस पहुँचते ही आपकी देहरादून की टिकट बुक करवा दूंगा। आप तो बस तैयारी कीजिए। राकेश ने कहा तो कमला जी थोड़ी भावुक हो गई। बेटा, तू इतना सोचता है मेरे लिए। भगवान तुझे सदा खुश रखे। राकेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक कुछ और भी था जिसे कोई समझ नहीं सका। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। निशा दरवाजे की चौखट के पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, ख्याल रखना। राकेश ने मुड़कर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की और चला गया। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। कमला जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, देहरादून गई तो पुराने दिन याद आ जाएंगे। नरम धूप, पहाड़ों की ठंडी हवा और तेरे ससुर जी का साथ, वो कुछ पल के लिए खो सी गई। निशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप पैकिंग शुरू कर दीजिए माँ, मैं आपके लिए गर्म स्वेटर और शॉल निकाल देती हूँ। कमला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटी, तू है तो लगता है जैसे ये घर अब भी जिंदा है। लेकिन किसे पता था कि माँ के जाने के बाद ये जिंदा घर धीरे धीरे किसी साजिश की गिरफ्त में आने वाला है। अगले दिन शाम 5 बजे का समय था। निशा ने गर्मा गर्म चाय और हल्का नाश्ता तैयार किया था। कमला जी तैयार होकर बाहर वाले कमरे में बैठी थी। सफेद सूती साड़ी, कंधे पर गर्म शॉल और पैरों में मोजे। उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। घर छोड़कर अकेले जाना आसान भी तो नहीं था। राकेश तैयार होकर आया और बोला, माँ घबराइए मत, मैं आपको स्टेशन तक छोड़कर आऊंगा। ट्रेन टाइम पर है, 6:10 की है देहरादून एक्सप्रेस। सीट मैंने कंफर्म करवा दी है। और हाँ, मामा जी को भी फोन कर दिया है, वो वहां आपको रिसीव कर लेंगे। निशा ने धीरे से कमला जी का बैग उठाया और कहा, माँ जी, रास्ते में भूख लगे तो ये टिफिन खोल लेना, और आपकी दवाइयाँ भी अंदर ही रख दी है। कमला जी ने भावुक होते हुए कहा, तुम दोनों का इतना प्यार देखकर अब मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन क्या करूं? बहन भी तो बरसों से बुला रही है। राकेश मुस्कुराया। माँ, अब आप निश्चिंत होकर जाइए और वहां जाकर मामा के नंबर से फोन जरूर कर देना। मैं आपसे वीडियो कॉल करूंगा। 5:10 पर टैक्सी आई। राकेश माँ के साथ बैठा और निशा ने दोनों को बाहर तक छोड़ा। कमला जी बार बार पीछे मुड़कर घर को देख रही थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। स्टेशन की भीड़ के बीच राकेश ने ट्रेन की बोगी में माँ का सामान ठीक से जमाया और पानी की बोतल थमाई। फिर उन्हें खिड़की के पास की सीट पर बैठाया। कमला जी थोड़ी बेचैन थी। घर और बहू को लेकर उनका मन अब भी वही अटका था। ट्रेन चलने में अभी 10 मिनट थे। राकेश नीचे खड़ा था और कमला जी झुककर खिड़की से बोली, देख, मेरी बहू का ख्याल रखना। बहुत सीधी है वो, कुछ कहती नहीं लेकिन मन में सब रख लेती है। राकेश मुस्कुराया, सिर हिलाते हुए बोला, माँ, ये भी कोई कहने की बात है, अब आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर उसने ट्रेन में झुककर माँ के पैर छुए। अच्छा माँ, अपना ध्यान रखना, जैसे ही पहुंचो फोन जरूर करना। कमला जी की आंखें थोड़ी नम हो आई। उन्होंने राकेश के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुझ में सच में एक जिम्मेदार बेटे की झलक दिखती है। ट्रेन की सीटी बजी। कमला जी ने एक आखिरी बार राकेश की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और सुकून भी। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निश्चिंत होकर जाइए माँ, मैं सब संभालूंगा। धुआं छोड़ती हुई ट्रेन जैसे ही चलने लगी, कमला जी की नजरें खिड़की से राकेश का चेहरा देखती रही, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। स्टेशन की भीड़ और शोरगुल के बीच राकेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखों से मुस्कान अब जा चुकी थी। अब उसके चेहरे पर कुछ और ही था, एक ठंडा सन्नाटा, एक शांत चेहरा, और आंखों में छुपा हुआ था कोई इरादा। राकेश की कार जैसे ही आकर रुकी, निशा ने खिड़की से झांक कर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत आई। कमला जी अब सही सलामत ट्रेन में बैठ चुकी थी और राकेश घर लौट आया था। दरवाजा खुला। राकेश अंदर आया। चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक, कोई अजीब सी हलचल।
निशा ने धीमे स्वर में पूछा। माँ जी, ठीक से ट्रेन में बैठ गई ना? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं खुद डिब्बे के अंदर तक छोड़कर आया। उन्होंने तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। निशा ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर किचन की ओर बढ़ने लगी कि तभी राकेश की आवाज आई। सुनो निशा, आज रात को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। बहुत सालों बाद मिलना हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। और हाँ, थोड़ा अच्छे से तैयार भी हो जाना, ताकि उन्हें भी पता चले कि मेरी वाइफ कितनी सुंदर है। निशा एक पल को ठिठक गई। राकेश के शब्दों में अपनापन था, पर उसका लहजा, वो नजरों की गंभीरता, कुछ था जो अजीब सा लगा उसे। उसने थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा, कितने बजे तक आएंगे? राकेश ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, यद 8 बजे तक। मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। और सुनो, कुछ स्पेशल बनाना जिससे याद रहे उन्हें। निशा ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं देख लूंगी। राकेश कुछ पल खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। निशा ने उसको जाते हुए देखा। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो उसे लगातार बेचैन कर रहा था। वो किचन में आई और धीरे धीरे तैयारी में लग गई। सब्जियां काटते हुए बार बार राकेश के शब्द उसके कानों में गूंजते। थोड़ा अच्छे से तैयार भी हो जाना, ताकि उन्हें भी पता चले कि मेरी वाइफ कितनी सुंदर है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही वो मुस्कान ठिठक गई। क्या वाकई वह तारीफ थी, या फिर कोई पर्दा था किसी इरादे का? निशा ने मेहमानों के हिसाब से खास पकवानों की तैयारी शुरू कर दी। शाही पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, रायता और गुलाब जामुन, सब कुछ वह मन लगाकर बना रही थी। लेकिन हर कदम पर एक असमंजस उसके साथ चल रहा था। घड़ी की सुइयां अब 7 बजे की ओर बढ़ने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी काम समेटा और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। वो नहीं जानती थी कि आज की रात सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी। ये रात आने वाले तूफान की पहली दस्तक बनकर उसके जीवन में उतरने वाली थी। निशा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, हल्की सी चूड़ियां और माथे पर छोटी सी बिंदी। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। शायद राकेश अब वाकई बदल गया है, उसने खुद से कहा। राकेश ड्राइंग रूम में बैठा था। उसने घर की लाइट्स धीमी कर दी थी और एक हल्का सा म्यूजिक चला रखा था। माहौल में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई नई शुरुआत होने वाली हो। जैसे ही निशा कमरे में आई, राकेश ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कमाल लग रही हो। निशा के गाल थोड़े लाल हो गए। उसने नजरें झुका ली। तुम्हारे हाथ की खुशबू मेरे दोस्तों को याद रह जाएगी, राकेश ने मजाक के लहजे में कहा, और तुम्हारी खूबसूरती भी। निशा मुस्कुराई। अब वो पूरे दिल से मेहमान की खातिरदारी के लिए तैयार थी। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। राकेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसके 2 पुराने दोस्त कुंदन और नरेश खड़े थे। अरे यार, बहुत देर कर दी तुमने, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंदन हंसते हुए बोला, अभी तो 8:30 ही हैं। मुझे तो लगा हम जल्दी आ गए। नरेश ने जैसे ही घर के भीतर कदम रखा, इधर उधर नजर घुमाते हुए पूछा, और सुन, भाभी नहीं दिख रही? राकेश हल्के से मुस्कुराया। अरे वो तुम्हारे लिए तो शाम से तैयारी कर रही है। अब देखना, आज की रात यादगार बना देगी। तीनों हंसते हुए ड्राइंग रूम में जा ही रहे थे कि तभी निशा अंदर से ट्रे में पानी के गिलास लेकर आई। उसकी चाल में संकोच था, पर चेहरा सौम्यता से भरा हुआ। गुलाबी साड़ी में वो बेहद सुंदर लग रही थी, और उस पर उसने डार्क पिंक रंग का कट स्लीव ब्लाउज पहना हुआ था। उसके लंबे खुले बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए उसे और भी मोहक बना रहे थे। उसने नजरें झुकाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लीजिए पानी। राकेश कुछ नहीं बोला, बस नजरें दोस्तों पर टिका दी। निशा ने जैसे ही ट्रे आगे बढ़ाई और पहला गिलास कुंदन की ओर किया, वह कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक चमक सी थी, लेकिन वह इज्जत की नहीं थी, लालच और वासना की थी। कुंदन की नजरें
निशा के चेहरे पर नहीं बल्कि चेहरे से नीचे कहीं, और ठहर गई थी। नरेश भी पास की कुर्सी पर बैठते हुए चुपचाप उसे निहार रहा था। निशा थोड़ी असहज हो उठी, लेकिन राकेश की मौजूदगी ने उसे आश्वस्त किया। उसे क्या पता था कि उसी के अपने घर में उसी का हमसफ पर आज उसका सौदा करने जा रहा था। राकेश ने नकली अपनापन दिखाते हुए कहा, निशा तुम भी हमारे साथ बैठो ना थोड़ी देर। देखो ना मेरे दोस्तों को भी तो लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। निशा ने संकोच से कहा, मैं खाना देख लूं, फिर आती हूँ, और वो वापस मुड़ गई। जैसे ही वो कमरे से गई, राकेश ने 2 गिलासों में शराब डाली और हल्की आवाज में बोला, तो कैसी लगी मेरी बीवी? कुंदन ने गिलास उठाते हुए कहा, कसम से यार, आज की रात का मजा आ जाएगा अगर वो बात पूरी नहीं कर पाया। लेकिन आंखों ने सब कह दिया। राकेश ने धीरे से कहा, सब होगा, बस वक्त का इंतजार करो। आज की रात तुम्हारी। और दोस्तों, निशा को क्या खबर थी कि उसका ही घर अब उसकी अस्मिता पर मंडराता खतरा बन चुका है? क्या सच में आज की रात वैसी होगी जैसी राकेश ने सोची थी? या नियति कुछ और ही लिख रही है? रसोई में हल्की सी भाप उठ रही थी। निशा चुपचाप चपातियां सेक रही थी और कटोरी में सब्जी परोस रही थी। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई आहट दबे पाव भीतर दाखिल हो रही हो। तभी राकेश पीछे से आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे तुम भी ना इतनी जल्दी खाना परोस रही हो। देखो, बुरा मत मानना। निशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शिकन उभरी, लेकिन कुछ नहीं बोली। राकेश आगे बोला, आज सालों बाद मेरे दोस्त आए हैं तो सोच रहा था उनके साथ एक ड्रिंक ले लूं। अब इतनी खुशी में एक पैक तो बनता है ना। प्लीज यार, मना मत करना। उसके बोलने का लहजा कुछ ऐसा था मानो हर शब्द में अपनापन घुला हो। एक पति की मासूम सी खुशी कम से कम ऊपर से तो यही दिखता था। निशा का दिल थोड़ा पिघला। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बस एक पैग, उससे ज्यादा नहीं। आपको पता है, शराब आपको सूट नहीं करती। राकेश ने हंसते हुए कहा, बस एक ही वादा करता हूँ। तुम तो मेरी जान हो निशा। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। निशा सकुचा गई और हल्के से मुस्कुराई। राकेश ने पलटते हुए कहा, खाना तैयार हो जाए तो बुला लेना। और हाँ, तुम भी आना, अच्छा लगेगा। राकेश वहां से निकल गया, लेकिन निशा को पता नहीं था कि जो हाथ अभी उसके कंधे पर था, वो उसी की अस्मिता को बेचने के सौदे पर मुहर लगा चुका है। रसोई की खिड़की से बाहर अंधेरा गहराने लगा था, पर उससे ज्यादा काला कुछ और था जो उसी घर की दीवारों में पनप रहा था। ड्राइंग रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। सेंटर टेबल पर शराब की बोतल रखी थी, साथ में कुछ नमकीन, मूंगफली और छखना का इंतजाम। राकेश ने ग्लास में पहला पैक डाला, बर्फ के टुकड़े डाले और कुंदन और नरेश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो यार, अब असली महफिल शुरू होती है। कुंदन हंसते हुए बोला, वो तो तभी शुरू हो गई थी जब हमने भाभी को देखा था। कमाल की लग रही है यार। राकेश की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, एक बार मिलोगे तो भूल नहीं पाओगे। नरेश ने भी गिलास उठाते हुए धीरे से कहा, सच कहूं तो राकेश, तू तो किस्मत वाला है, पर जरा हमारी भी किस्मत चमकने दे। तीनों के बीच अब माहौल बदल रहा था। शराब ने जुबान की लगाम ढीली कर दी थी। कुंदन ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे जो तूने बोला था वो पक्का है ना राकेश? जो हम सोच रहे हैं उसमें तू साथ देगा ना? राकेश ने गिलास होठों से लगाकर एक घूंट लिया, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम दोनों मेरे खास हो और मेरी बीवी मेरी ही है। मैं जिसे चाहूं जब चाहूं उसके लिए दरवाजे खोल सकता हूं। कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया, जो कुछ पल बाद खामोश हंसी में बदल गया। तभी नरेश ने धीरे से कहा, तो फिर आज की रात यादगार बनेगी। राकेश ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन धीरे, अभी सब जल्दी नहीं। निशा को शक नहीं होना चाहिए। पहले खाना खा लो, फिर धीरे से माहौल बनाऊंगा। देहरादून एक्सप्रेस अपनी गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। रात के सन्नाटे को चीरती ट्रेन की आवाज
और हल्की हल्की झटका देती लहरों के बीच कमला जी खिड़की के पास बैठी बाहर झांक रही थी। काले आसमान में दूर कहीं तारे टिमटिमा रहे थे और उनकी आंखों में उनकी बहू निशा की छवि घूम रही थी। पास वाली सीट पर एक युवक मोबाइल पर धीमी आवाज में किसी से बातें कर रहा था। कमला जी का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वे तो बस अपने ही ख्यालों में डूबी थी। पता नहीं निशा अभी क्या कर रही होगी, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। पहली बार ऐसे उसे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। फिर खुद को ही समझाने लगी, लेकिन राकेश है ना घर पर, सब संभाल लेगा। निशा वैसे भी समझदार है, लेकिन फिर भी माँ का दिल है, यूं ही घबरा जाता है। पास बैठे लड़के की आवाज अब धीमी हो गई थी और कमला जी की आंखें थोड़ी भर आई थी। उन्होंने अपने पर्स से रुमाल निकाला और चुपचाप अपनी आंखें पोंछ ली। जिस बेटे पर इतना भरोसा कर रही हूँ, क्या सच में वो अब भी वैसा ही है? ये सवाल उनके दिल के किसी कोने में हल्की सी दस्तक दे रहा था, लेकिन उन्होंने उसे वही दबा दिया। उन्हें नहीं पता था कि जिस राकेश पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर रही हैं, वही अब बदल चुका है। आज उस बेटे की सोच इतनी गिर चुकी है कि अपनी ही पत्नी की गरिमा को दाव पर लगाने में भी हिचक नहीं रहा। कमला जी को इस सब का अंदाजा तक नहीं था। कमला जी की नजरें खिड़की के बाहर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। उंगलियां लगातार पल्लू से खेल रही थी। बेचैनी जैसे रग-रग में समा गई थी। पास बैठा युवक, जो कुछ देर पहले ही फोन पर किसी से बात कर रहा था, अब गौर से कमला जी को देख रहा था। थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्या हुआ माँ जी? कोई तकलीफ है? कब से देख रहा हूँ, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कमला जी ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे से बोली, बस बेटा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्यों। बहू की चिंता हो रही है। पहली बार उसे अकेला छोड़ा है घर पर मन फिर भी नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। लड़का, जिसका नाम आशु था, हल्का मुस्कुराया और बोला, माँ जी अभी सिर्फ 9:30 हैं और आजकल कौन इतनी जल्दी सोता है? चलिए घर का नंबर दीजिए, मैं कॉल करता हूँ, आप बात कर लीजिए, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलेगी। कमला जी ने पर्स में से अपनी पुरानी सी डायरी निकाली, पन्ने पलटे और एक नंबर पढ़कर बोली, ये रहा बेटा। 0112400665। लड़के ने तुरंत मोबाइल में नंबर डायल किया। कुछ रिंग गई और फिर उसने फोन कमला जी की ओर बढ़ाया। लीजिए माँ जी, बेल जा रही है, बात कीजिए। कमला जी ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा और धीमे स्वर में बोली, हेलो राकेश बेटा। उधर से आवाज साफ सुनाई दे रही थी, राकेश की। अगर बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया? कुंदन की आवाज आई। कौन है बे? राकेश झल्लाकर बोला, पता नहीं यार कौन है, इतनी रात को भी चैन नहीं। छोड़ यार, तू क्यों मूड खराब करता है? कमला जी को सारी बातें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने गौर किया, उनकी आवाज वहां तक जा ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रिसीवर म्यूट कर दिया हो, या फिर किस्मत ने। उन्होंने फोन जैसे ही कान से हटाना चाहा, तभी कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। वो राकेश की आवाज थी, तू बस कुंदन ध्यान रखना कि वो ज्यादा चिल्लाए ना, और अगर चिल्लाए भी तो आवाज बाहर ना जाए। कमला जी के हाथ कांपने लगे, चेहरे पर पसीना आ गया, गला सूख गया, दिल की धड़कन जैसे दोगुनी हो गई थी, आंखें फटी की फटी रह गई। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। पास बैठा आंसू घबरा गया। माँ जी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? घर में सब ठीक तो है ना? कमला जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उनके होठ कांपते हुए धीरे से बोले, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे तुरंत घर लौटना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आशु ने तुरंत अपनी पानी की बोतल खोलकर कमला जी की ओर बढ़ाई। पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए। माँ जी मैं देखता हूँ ट्रेन कहाँ तक पहुँची है और क्या कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कमला जी ने पानी पिया लिया, लेकिन उनका चेहरा अब भी बदहवास था।
राकेश के शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे। अगर चिल्लाए भी तो आवाज बाहर ना जाए। कमला जी का मन अब भी बेकाबू था, लेकिन अब डर की जगह एक माँ के साहस ने ले ली थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी साड़ी का पल्ला कसकर ठीक किया। पास बैठे आंसू से बोली, बेटा स्टेशन आने वाला है ना? मुझे यही उतरना है। आंसू चौंका, माँ जी, लेकिन ये तो रुड़की है। आपको देहरादून जाना था ना? अब नहीं, अब मुझे दिल्ली वापस जाना है। अभी इसी वक्त उनकी आंखों में डर नहीं था, एक माँ की जिद थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर रुकने लगी। कमला जी ने जल्दी से अपना बैग उठाया। आशु ने हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है माँ जी, आप अकेली मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। आपको ट्रेन ढूंढने में मदद करूंगा। कमला जी की आंखें भर आई। बेटा तू फरिश्ता बनकर आया है, चल देर नहीं करनी। कमला जी की धड़कनों में अब डर की जगह एक मकसद था। उनके भीतर जैसे माँ दुर्गा का साहस उतर आया हो। वे देहरादून जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली ही उनकी मंजिल थी। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने बिना देरी किए प्लेटफार्म मास्टर से पूछा, बाबूजी दिल्ली की कोई ट्रेन है भी? हाँ माता जी, रात 10:20 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस है, सीधी दिल्ली जाती है, प्लेटफार्म 3 पर आएगी। आशु ने टिकट की जिम्मेदारी ली और बोला, माँ जी बस आधे घंटे की बात है, फिर मैं आपको दिल्ली की ट्रेन में बैठा दूंगा। कमला जी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली, भगवान ने चाहा तो मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। प्लेटफार्म पर हल्की सी भीड़ थी। ट्रेन की सीटी बस चुकी थी। कमला जी की आंखों में चिंता थी, पर अब उसमें एक अलग सी दृढ़ता भी थी। आंसू उनके साथ खड़ा था, हाथ में उनका बैग थामे। फिर बोला, माँ जी ट्रेन में बैठिए, सीधा दिल्ली जाएगी, कोई स्टेशन बीच में नहीं है, आप आराम से पहुंच जाएंगी। मैंने टीटी से बात कर ली है, वह आपकी सीट तक आकर देख लेगा। कमला जी कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बेटा तू नहीं चलेगा? आंसू मुस्कुराया, लेकिन आंखें थोड़ी नम थी। काश जा सकता, लेकिन मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं, सुबह ऑपरेशन है। कमला जी आशु से बोली, बेटा तुमने मेरा इतना साथ दिया, भगवान तेरी माँ को लंबी उम्र दे, तेरी वजह से आज मैं सही वक्त पर जा रही हूँ। ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। ट्रेन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कमला जी ने एक बार फिर मुड़कर देखा, आंसू हाथ हिलाकर मुस्कुराया, और तभी ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। ट्रेन तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। डिब्बे में ज्यादातर यात्री सो चुके थे, लेकिन कमला जी की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार खिड़की के बाहर झांकती, कभी घड़ी देखती और फिर दिल थाम कर बैठ जाती। उनका दिल बार बार बस यही कह रहा था, हे भगवान मेरी नन्ही सी बहू ना जाने अभी कैसी होगी, अकेली डरी हुई, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊं बस। उन्होंने अपनी रुमाल से माथे का पसीना पोंछा, फिर बैग में से पानी निकाला, एक घूंट पिया, लेकिन गला जैसे सूखा ही रह गया। फिर आंखें बंद की और मन ही मन बोली, है माता रानी, अब तेरा ही सहारा है, बस इतनी हिम्मत देना कि अपनी बहू की इज्जत बचा सकूं, और जिन आंखों ने उस पर बुरी नजर डाली है उन दरिंदों को उनकी औकात दिखा सकूं। और उधर कुंदन ने राकेश की ओर देखते हुए गिलास हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोला, यार तेरी बीवी में तो सच में नशा है, आंखें हत्ती ही नहीं। राकेश ने हल्का सा ठहाका लगाया, लेकिन तभी निशा थाली में खाना लेकर कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की थकावट और अजीब बेचैनी छिपी हुई थी। उसने कहा, आप लोगों ने बहुत पी ली है, अब बस करिए, खाना भी खा लीजिए। कुंदन तुरंत संभलता हुआ बोला, अरे भाभी, जब आपने कह दिया तो अब कोई नहीं पिएगा। राकेश, चल यार, भाभी के सामने तो नहीं ना। नरेश ने भी सिर झुकाया, मानो इज्जत का नकाब ओढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुंदन ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, वैसे भाभी आप हमसे कुछ नाराज तो नहीं? जब से हम आए हैं आप बस रसोई में ही लगी है, जरा हमारे पास भी बैठिए, कुछ बात कीजिए।
हम तो आपकी तारीफों के बहुत किस्से सुन चुके हैं राकेश से। निशा थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर हल्के स्वर में बोली, आप लोग खाना खाइए, मैं बाद में आकर बैठती हूँ। अभी और रोटियां सेकनी है। इतना कहकर वह झुकी नजरों के साथ वापस रसोई की ओर चली गई। राकेश ने नजरें मिलाकर अपने दोस्तों को जैसे कोई इशारा किया और फिर उठकर रसोई में गया। वहां निशा अब चुपचाप बर्तन समेट रही थी। उसकी चाल में थकावट साफ दिख रही थी। राकेश ने धीरे से पास आकर कहा, अरे तुम थक गई होगी, चलो अब कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं इनको निपटा कर आता हूँ। निशा ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन ये सब अभी समेटना भी तो है, बर्तन, झूठे प्लेटें, ये सब। राकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे लेकिन मजबूती से कहा, सकी फिक्र तुम मत करो, मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। निशा ने कुछ पल उसे देखा, फिर बुझे मन से सिर हिलाया और कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, राकेश की आवाज फिर आई, कुछ अलग सी दबाव भरी आदेश देती हुई, अच्छा सुनो, वो लाल वाली नाइटी पहन लेना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, याद है ना? निशा कुछ क्षण रुकी, उसकी पीठ सीधी हो गई। उसने पलटकर नहीं देखा, बस कुछ पल खड़ी रही, फिर बेमन से सिर झुकाकर कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही निशा कमरे की ओर मुड़ी, राकेश की आवाज फिर से आई, इस बार और भी नरमी और आदेश भरे अंदाज में, अरे सुनो एक बात, और कमरे का दरवाजा बंद मत करना, ओपन ही रहने देना, तुम चाहो तो सो जाना, बस मैं बाद में आऊंगा। निशा कुछ पल ठिठकी, उसे ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन राकेश का लहजा इतना सहज था कि वह कुछ कह ना सकी। धीरे से ठीक है कहकर वो कमरे में चली गई। कमरे में हल्का उजाला था, पर माहौल अचानक भारी लगने लगा था। उसने धीरे धीरे नाइट ड्रेस निकाली और बेमन से पहन ली। आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद से नजरें चुराई। कहीं अंदर कुछ खटक रहा था, लेकिन कोई शक नहीं था, क्योंकि उसे अब भी विश्वास था अपने पति पर। रात के 1 बज गए थे। उसने जैसे ही कमरे की लाइट बंद की और बेड पर लेटी, उसको गहरी नींद आ गई और कमरे का दरवाजा अध खुला था। अब रात के 2 बजने को थे। हॉल में अब शराब की बोतलें आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। राकेश, कुंदन और नरेश तीनों की आंखों में शराब के साथ साथ एक और नशा तैर रहा था। लेकिन ये नशा शराब का नहीं था, इंसानियत के गिर जाने का था। कुंदन धीरे से राकेश के कान में फुसफुसाया, चल अब टाइम हो गया है, और तू तो कह रहा था भाभी लाइट बंद करके सो गई है। राकेश ने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया, जा, लेकिन ध्यान रखना, जो भी करना प्यार से करना। मैं नहीं चाहता कि वह चीखे या कोई हंगामा हो, बस सुलझे हुए तरीके से। नरेश, जो अब तक चुप बैठा था, उसकी आंखों में भी हवस की चमक थी। तो फिर मुझे भी जाने दे, मैं भी देखूं भाभी की खूबसूरती आखिर कितनी है। राकेश हंसते हुए बोला, पागल है तू, पहले इसे तो नाव में बैठने दे, तू शांत रह, तुझे भी मौका मिलेगा, लेकिन पहले इसको जाने दे। कुंदन धीरे से उठा, उसके चेहरे पर हवस भरी मुस्कान थी। वो नंगे पैर दबे कदमों से उस अध खुले दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे में हल्का अंधेरा था। निशा गहरी नींद में थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। वह लाल रंग की नाइटी में चुपचाप करवट लेकर सोई थी। उसके चेहरे पर थकान थी और भरोसे की नींद थी, उस पति पर जिस पर वो अब भी विश्वास करती थी। दरवाजा धीरे से और खुला। कुंदन अंदर घुस आया। उसके पैरों में कोई आहट नहीं थी, लेकिन सांसें तेज हो चुकी थी। उसने आंखें घुमाईं और जब उसकी नजर निशा पर पड़ी, वो ठहर गया। निशा की मासूमियत को देखकर भी उसके अंदर की दरिंदगी जिंदा थी। धीरे धीरे उसने अपने कदम निशा की ओर बढ़ाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर का नहीं, हवस का नशा था ये। वो अब बिल्कुल पास था। निशा ने करवट बदली। चादर का एक कोना ढलक गया। कुंदन की आंखें फैल गई। वो आगे झुका ही था कि तभी निशा की पलकें हिली। कुंदन झट से पीछे हुआ,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। निशा की आंखें खुली। उसने धुंधली नजर से सामने देखा। कुछ परछाई थी। कोई खड़ा था राकेश? उसने नींद में ही पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें तेज थी। राकेश, निशा की आवाज में घबराहट थी। उसने लाइट की ओर हाथ बढ़ाया और स्विच दबा दिया। कमरे में उजाला हुआ और उसके सामने था कुंदन। आप, निशा का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या बदतमीजी है? बाहर जाइए अभी के अभी। कुंदन के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। अरे भाभी, डरो मत। बस थोड़ा पास आ गया था। गलती हो गई। गलती। निशा की आवाज कांपने लगी थी, डर और गुस्से के बीच। राकेश कहाँ है? निशा की आवाज अब डर से नहीं बल्कि गुस्से से कांप रही थी। कुंदन एक कदम और आगे बढ़ते हुए धीरे से बोला, भाभी, राकेश भी आ जाएगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा खुश तो कर दो। उसकी आंखें निशा के शरीर पर गिरी थी और आवाज में घिनौनी मक्कारी थी। इतनी प्यारी लग रही हो इस नाइटी में। दिल कर रहा है कि तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, इतना तेज कि उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। निशा की आंखों में अब डर नहीं था, अग्नि थी। हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती? वो दहाड़ी। मैं तेरी भाभी हूँ और तू इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। कुंदन कुछ पल के लिए सुन्न खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो अब तक सिर्फ एक कमजोर औरत समझ रहा था, वो यूं एक पल में उसकी औकात दिखा देगी। राकेश, राकेश! निशा ने अब पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर ड्राइंग रूम में बैठा राकेश घबरा गया। शराब का नशा सिर पर चढ़ा हुआ था, लेकिन ये चीख उसकी रीढ़ तक उतर गई। कुंदन अब डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन निशा ने पास रखी अलार्म की छड़ी उठा ली। एक और कदम बढ़ाया तो ये सर फाड़ दूंगी तेरा। बाहर से अब कदमों की आवाज आने लगी थी। राकेश, जो दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही निशा गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगी, राकेश ने एक नजर नरेश की ओर डाली। वो इशारा समझ गया। पकड़ इसको। राकेश गुर्राया। नरेश ने झपटकर निशा का बाजू कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे! निशा चीख पड़ी। कमीने हो तुम लोग! ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन इंसान के चेहरे जब हैवानियत ओढ़ लें, तो इंसानियत के शब्द उनके दिल में नहीं उतरते। नरेश और राकेश ने मिलकर उसे जबरदस्ती फिर से कमरे के अंदर घसीट लिया। राकेश ने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंदन से बोला, क्या यार, एक लड़की नहीं संभलती तुझसे। अब मैं बताता हूँ कैसे काबू किया जाता है। कुंदन अब निशा को पकड़ चुका था। राकेश ने कमरा बंद कर दिया था और बाहर की दुनिया से वो कमरे की दूरी अब एक चीख जितनी ही रह गई थी। निशा बेतहाशा चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई है बचाओ। उसकी चीखों में डर, असहायता और एक औरत की आखिरी उम्मीद बाकी थी। लेकिन राकेश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो नशे में डूबा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। राकेश ठिठक गया। उसकी आंखें घड़ी की ओर गई। रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? उसकी सांसें तेज हो गई। एक पल को कुंदन और नरेश भी रुक गए। राकेश ने धीरे से दरवाजा खोला और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने खड़ी थी कमला जी और उनके साथ थी दिल्ली पुलिस। अपनी माँ कमला जी को देख उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और पुलिस को देख वह कांपती आवाज में बोला, माँ, आप इस वक्त यहाँ? आप तो देहरादून गई थी ना? कमला जी बिना एक शब्द बोले तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई और तभी एक जोरदार थप्पड़ राकेश के गाल पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। राकेश लड़खड़ाया, पर कमला जी की आंखों में अब ना ममता थी, ना कोई प्यार, बस नफरत की आग थी। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मुझे फिर कभी माँ कहा तो उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन उसमें वो तूफान था जो बरसों से दबा हुआ था। शर्म आती है मुझे जो मैंने तुझ जैसे दरिंदे को जन्म दिया। अगर पहले से पता होता कि तू इतना गिर जाएगा तो तुझे जन्म देते ही मार डालती। राकेश की आंखें अब भीगी थी, लेकिन अब डर और पछतावे से नहीं
बल्कि अपने पकड़े जाने की हैरानी से। वो कुछ कहने ही वाला था कि कमला जी ने मुड़कर पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस हैवान को और इसके 2 पालतू दरिंदों को भी। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया और एक इशारा किया। साथ खड़े 2 कांस्टेबल्स फौरन निशा के कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा खोला गया और वहां से कुंदन और नरेश को पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाया गया। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और निशा के चेहरे पर बहते आंसू उस दर्द की गवाही दे रहे थे जो उसने सहा था। वो कोने में बैठी कांप रही थी, कपड़े अस्त व्यस्त, आंखें सूजी हुई थी। कमला जी दौड़ती हुई उसके पास गई, उसे अपने आंचल में समेट लिया। बेटी माफ कर देना, तुझे ऐसे हैवानों के बीच छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ही भेड़िया बन चुका है। निशा फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी ने उसके आंसू अपने आंचल से पोंछे और धीमे से बोली, अब बहुत हो गया बेटा, अब तुझे और सहने की जरूरत नहीं। पुलिस ने राकेश, कुंदन और नरेश को हथकड़ियां पहनाकर जैसे ही बाहर ले जाना शुरू किया, कमला जी ने पीछे से आवाज लगाई, इंस्पेक्टर साहब, इन हैवानों को ऐसी सजा दीजिए कि इनकी रूह तक कांप जाए, हर सांस में इन्हें अपना गुनाह याद आए। राकेश ने एक उम्मीद भरी नजर से निशा की ओर देखा। उसे लगा शायद अब भी वह बच जाएगा, शायद निशा अब भी उसे माफ कर देगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि दर्द जब इज्जत की हद लांघ जाता है तो इंसान का दिल पत्थर नहीं आग बन जाता है। निशा ने चुपचाप एक नज़र कमला जी की तरफ डाली, फिर धीमे धीमे राकेश की ओर बढ़ी। कमरे के कोने में रखी अपनी चप्पल उठाई और पूरे जोर से राकेश के गाल पर दे मारी। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। राकेश की आंखों में हैरानी, बेइज्जती और तिलमिलाहट एक साथ झलक उठी। निशा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस लावा था। ये पहली और आखिरी बार है राकेश, जब तूने किसी औरत को कमजोर समझा। ये थप्पड़ नहीं हर रोज जो तूने मुझे जिंदा लाश बनाकर बिताने पर मजबूर किया। अब यह आवाज तेरे कानों में गूंजेगी ताउम्र। कमला जी ताली बजाते हुए बोली, शाबाश बेटी, बिल्कुल सही किया तूने। तेरे इस थप्पड़ की गूंज इस दरिंदे को जिंदगी भर याद रहेगी। जिसने तुझे आंसू दिए आज तूने उसे उसका जवाब दिया। पुलिस राकेश, कुंदन और नरेश को घसीटते हुए बाहर ले गई। उनकी बेबसी और नीची निगाहें देखकर लगा जैसे इंसाफ ने पहली बार किसी मजलूम का दरवाजा खटखटाया हो। घटना के कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में केस चला, जहां पूरा शहर इंसाफ की इस लड़ाई को देखने पहुंचा। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या एक माँ अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी हो पाएगी। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा था। न्यायाधीश की गूंजती आवाज के बीच गवाही के लिए बुलाया गया था कमला देवी। वह दृढ़ कदमों से आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उन पर थी। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि आज आप अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दे रही हैं? कमला जी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, जानती हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले एक औरत हूँ, एक माँ जो दूसरी बेटी को अपनी मान चुकी है। मैं आज माँ की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। फिर उन्होंने नजरें झुकाई और आंखों में आंसू लिए बोली, मेरा बेटा राकेश और उसके साथी कुंदन और नरेश ने जो किया वो घिनौना था। मैं माँ होकर चुप नहीं बैठ सकती थी। अगर आज मैंने आवाज ना उठाई तो ना जाने कितनी निशाएं दम तोड़ देंगी। उनकी बातों ने अदालत में मौजूद हर व्यक्ति को झंझोर दिया। जज ने फैसला सुनाया, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है और आज भी राकेश, कुंदन और नरेश सलाखों के पीछे हैं। कमला जी इंसाफ की वह मशाल बन चुकी हैं जो हर बेटी की ढाल है। दोस्तों, हर माँ का प्यार अंधा नहीं होता। जब बेटा ही हैवान बन जाए तो एक माँ का फर्ज बनता है कि वह इंसाफ के लिए खड़ी हो। कमला जी ने यही किया। उन्होंने अपने मातृत्व से बड़ा इंसानियत को माना। इस कहानी से हम सबको सीख मिलती है कि अन्याय चाहे अपनों से ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। चुप रहना भी एक अपराध है। आपको क्या लगता है?
कमला जी ने जो किया वो सही था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी सोच हमारे लिए मायने रखती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।